अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मारूफ सहाफ़ी जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे पे भी काम कर चुकी हैं, उसके अलावा आजकल भी इंडिपेंडेंट उर्दू पे उनके आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते होंगे, कश्मीर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नईमा अहमद साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक़्त नवाज़ा। जी, वालेकुम सलाम। जी। मैडम, जैसे कश्मीर में एक मतलब 70-72 सालों से एक क़यामत-ए-सुग़रा का वहाँ पे मनाज़िर है। हम सब ये तमाम सिलसिले को देख रहे हैं। उसके बावजूद आपका माशाल्लाह चूँकि इंटरनेशनल नशरियाती इदारों में आपका अपना एक बड़ा वसी तजुर्बा है। आखिर क्या वजूहात है कि मीडिया पे ये सब कुछ आने के बावजूद भी आलमी इदारों की तवज्जो इस जानिब नहीं मरकूज़, हालाँकि आप लोग कराते भी हैं, फिर भी उस जानिब नहीं तवज्जो मरकूज़ हो रही। ऐसा हिंदुस्तान के पास ऐसी कौन-सी लीडरशिप है कि जो आलमी इदारे कश्मीर की जानिब नहीं देख रहे, जो कि खुद अपने आप को इंसानी हकूक के बहुत अलमबरदार कहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे अगर आप तारीख में देखेंगे तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात रहे हैं, 3 जंगें हुई हैं, उसके बाद से जो इनके दरमियान माहदे हुए हैं, पहले ये अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल मसला बना, फिर जब शिमला समझौता हुआ, उसके बाद बाहमी तनाज़ा करार दिया गया उस समझौते के तहत। और उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर में हालात रहे कि जैसे इसकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, कि जो हिंदुस्तान नवाज़ लीडरशिप है और उन्होंने एक कोशिश की कि अब चूँकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो हिंदुस्तान के साथ हुआ है और इसको हमें आगे चल के एक्सेप्ट करना चाहिए और इस हिंदुस्तान के साथ जाके मिलना चाहिए। एक तरह से इंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आप 89 में आते हैं तो मिलिटेंसी का दौर शुरू होता है, एक बाज़ाब्ता तहरीक जो है आर्म्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर इस मसले को इंटरनेशनल लेवल पे लाया गया और आलमी सतह पे ये मसला एक बहुत ही संगीन मसला बन गया। उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो ममालिक इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं हमेशा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 स्टेक होल्डर हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीरी खुद। तो कश्मीरी जो है दोनों तरफ से आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा उनको चांस भी नहीं मिला, मौका भी नहीं मिला कि वो अपनी बात बताएँ और अपना जो उनका केस है उसको प्लीड करें। कि दोनों तरफ से 2 मुल्क प्लीड कर रहे हैं, भारत कह रहा है इंटीग्रल पार्ट है, पाकिस्तान कह रहा है कि शेरग है। लेकिन बीच में जो कश्मीरी हैं उन के बारे में किसी ने ये जानने की अभी तक कोशिश नहीं की, हालाँकि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के तहत होना चाहिए था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वहाँ पे बताया गया था, वो होना चाहिए था। तो दोनों मुल्कों की जो बाहमी रस्साकशी रही, तलख़ी रही, जंगें रहीं और जो दूरियां रही, तो उसमें मुझे लगता है कि कश्मीर जो है बीच में पिस गया। और जो आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आप देख रहे हैं जो इस वक्त भी हो रही हैं। अब चूंकि पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 5 अगस्त का ऑर्डर आया वो टोटली शॉकिंग था फॉर जे.एंड.के इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम लीडरशिप कि जो हमेशा हिंदुस्तान का परचम बुलंद करते थे, तो उनके लिए भी क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आईनी हैसियत दी गई थी जम्मू कश्मीर को, जब आपने उसको भी छीन लिया, आपने उसकी आइडेंटिटी खत्म की उस रीजन की, आपने उसका परचम खत्म किया, आपने उसका आईन खत्म किया, तो उसके बाद से अब लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट लीडरशिप है, दोनों जो है एक ही लाइन पे सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ जाने के बावजूद भी इंडिया ने कोई वफा नहीं की और इधर से जो पाकिस्तान है वो आलमी सतह पे इस मसले को उस तरह से नहीं उठाने में कामयाब हुआ है या उसने इस तरह की कोशिशें नहीं की है। तो यही वजह है कि मीडिया में आने के बावजूद आप इस मसले को देखेंगे कि इस पे इतनी ज्यादा इंटरनेशनल तवज्जो नहीं है और इंटरनेशनल बरादरी को जिस तरह काम करना चाहिए था और जिस तरह इसको सीरियस लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे। मैडम, जैसे आप माशाल्लाह खुद एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं और मैं जैसे हिंदुस्तान के एक सहाफ़ी हैं, अर्नाब नाम है उनका, वो पाकिस्तान के हवाले से एक नाज़ेबा किस्म का नारा लगाने पे चाहते हैं, बल्कि जिनका कल मर्डर हुआ है श्रीनगर में, आप यकीनन उनको जानती होंगी, बैरिस्टर हैं कादरी साहब, कादरी साहब। उनसे बाप मुझसे उनसे मुझसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से नाज़ेबा नारा लगाएं।
मैडम आप खुद माशाल्लाह एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कि किसी सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है कि किसी मुल्क के लिए इस किस्म की बातें की जाए और हिंदुस्तान के सब कुछ करके क्या दिखाना चाहता है? क्या बताना चाहता है आलमी देखिए दुनिया को? देखिए कमल, आप सिर्फ एक सहाफ़ी की बात नहीं कर सकते या एक रिपोर्टर या एंकर की बात नहीं कर सकते। इस वक़्त जो है इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में भी आपको ये शिकायतें ज़रूर मिलेंगी कि इंडियन मीडिया में बाज़ ऐसी चैनल्स हैं जो एक तरह से जो प्रोवोकेशन देना, वो इस तरह और एंटी कश्मीर सेंटिमेंट दिखाना, वो है वहां पे भी। जैसे हमने पाकिस्तान में भी कुछ चैनल्स को देखा कि वो भारत के खिलाफ जिस तरह की बातें करते हैं, तो ये मीडिया वॉर जो है ये हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन अब इसमें ज्यादा जो है तेजी आई है, जिद्दत आई है। लेकिन अब आपको देखना होगा कि बाबर कादरी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक लॉयर, नौजवान जो खुल के बोलता है, ओपनली बोलता है, और जो उन्होंने खुद भी कुछ प्रोफेशनल राइवलरी के बारे में भी बातें की हैं। इंडियन चैनल्स पे आके वो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसकी खासी क्रिटिसिज्म करते थे। तो कश्मीर का अगर आप देखेंगे, वो एक विशेष टाइप का एक साइकिल है वहां पे, कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किसके पास बंदूक है और कौन किसको मारेगा। और वहां पे जो एक कोशिश हो रही है कि सबको, जो सेन वॉइसेस हैं, जो कुछ बातें ओपनली बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनको खामोश करने की कोशिशें हैं। वो हर तरह से कोशिशें हो रही हैं। और ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि जैसे बाबर कादरी के रिलेटिव हैं जो वानी साहब थे, बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, पढ़ाते थे, और मैं उनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, और उनको भी इसी तरह से हलाक किया गया। जलील अंद्राबी जो हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, बहुत अच्छे, और जिन्होंने काफी काम किया, उनको भी हलाक किया। और अभी आपने देखा रिसेंटली, जब एक साल पहले अपने जो है शुजात बुखारी, अच्छे जर्नलिस्ट थे जो खुल के लिखते थे, बोलते थे, उनको भी हलाक किया गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, और सभी को पता है कि क्या कोशिशें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। अगर हम अब क्योंकि अब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इन हलाकतों की सही तौर से इंडिपेंडेंट तरीके से जांच हो जाए और आपको पता चले कि किसको किसने मार दिया है। तो ये सारा जो है ये विशेष एक गेम बन चुका है वहां कश्मीर में। बहुत सारे इनविजिबल फोर्सेस हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, और कश्मीर में एक इंतशार की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि फौरन कोई जजमेंट ना दें और डिसीजन ना दें। इन चीजों पे बहुत सोच विचार के बाद सोचना चाहिए कि ये हलाकतें क्यों हो रही है, इनके पीछे मकासद क्या है, और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। तो बाबर कादरी भी इसी जुमरे में आते हैं, जो खुल के बोलते थे, जो किसी से डरते नहीं थे, और जो अपनी बात कहीं पे भी कहने की सलाहियत रखते थे। तो उनको खामोश करना आप खुद समझ सकती हैं कि क्यों ऐसा किया, और इससे क्या मकसद हासिल हो सकता है। बिल्कुल। मैडम जैसे भारतीय आर्मी के हवाले से मुख्तलिफ बातें हैं, रेपिस्ट के हवाले से भी बातें हैं, वो लोग उनके यहाँ सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहा है, ये भी बातें हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही है, ये भी सिलसिले हैं, क्योंकि ये बातें ही नहीं है खाली की तो मीडिया पे आ चुकी है। उसके अलावा उनके सिपाही भूख के हवाले से अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा ये भी सिलसिला है, आज मेरी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी ही खवातीन के अगवा रेपिस्ट के रेप करने के हवाले के अलावा अपनी खवातीन को अगवा करने वाले संगीन जुर्म में भी मुलव्वस है। मगर इतनी सब कुछ होने के बावजूद कश्मीरियों पे ये शदीद किस्म का जुल्म करते हैं। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि शायद उनकी ड्यूटी में ये शामिल है कि कश्मीरी खवातीन का रेप करना। मगर लद्दाख में इन बहादुर सेना को मार लग रही है। 27 फरवरी 2019 का वाकया भी आपकी नजर से यकीनन गुजरा है कि जो हम पाकिस्तानियों ने 2 जहाज गिराए थे। तो ये बहादुर सेना कश्मीरियों के लिए तो बड़ी बहादुर है, उनके ऊपर जो जुल्म जबर करती है, मगर लद्दाख में बड़ी मार खाती है। 27 फरवरी को जहाज गिरा देती है और चाय पी के चली जाती है। आप क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए, इंडियन आर्मी पे आप ओवरऑल बात नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक मैं अपने कश्मीर की बात करूंगी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां पे तकरीबन 10 लाख फौजी हैं, और इस वक्त एक वहां पे कानून है जिसे हम अफसपा कहते हैं, उसके तहत जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको लाइसेंस मिली है एक तरह से कि वो अगर कोई ऐसी जो जिनको वो टेररिज्म कहते हैं, उस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं तो उसके खिलाफ वो लड़ेंगे, और उनको खुली छूट है। तो जब इस तरह का कानून कहीं पे होता है तो वहां पे आपको इस तरह की एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब आपने खुली छूट दे रखी हो सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो वो घरों में भी जा सकते हैं, घरों में जातियां भी होती हैं। हमारे बच्चे, आपने पिछले साल देखा, 13,000 बच्चे जो थे उनको हिरासत में लिया गया था, बाहर की जेलों में भेजा गया था। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, रेप्स की काफी खबरें आई है। जैसे हमारे वहां पे जो अर्ली 90s में कुनन पोस्टपुरा का, जहाँ पे 40 से ज्यादा खवातीन जो हैं उनका मास रेप हुआ था। तो इस तरह की कार्रवाइयां तभी होती हैं जब आपके वहां पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी हो। फिर कौन करता है, किस तरह होता है, ये सारे हालात जो हैं बहुत ही मखदूश हैं, और आप इन पे बात भी नहीं कर सकते, इसलिए कि एक ऐसे कवानीन है जिनके तहत अगर आपने बात की तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये सूरत हाल, जब इस तरह कॉन्फ्लिक्ट में आप रहते हैं, तो हम जो कश्मीरी हैं अब इसको पिछले 30 साल से देख रहे हैं, सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, चाहे वो ह्यूमन राइट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, या यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स इदारा है, उनके पास इस तरह के सारे केसेस हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे मोलेस्टेशन हो, चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो, या चाहे डिसअपियरेंसेस हो, इस तरह के ये सारे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी इस पे खामोश तो नहीं होनी चाहिए जिस तरह हम देख रहे हैं। और इन सारे जो है किलिंग्स हो, रेप्स हो, इनकी प्रोब होनी चाहिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इदारे से। जैसे आपने अभी देखा होगा कि 18 जुलाई को शुपियान में 3 नौजवान जो है, बेगुनाह नौजवान, उनको हला कर दिया गया, और ये कहा गया कि एनकाउंटर था। लेकिन आज ही जो पुलिस के जो आईजी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये नौजवान दहशतगर्द नहीं थे, टेररिस्ट नहीं थे, या बंदूकदार नहीं थे। बेचारे वहां पे मजदूर थे और कमरा लेकर रखा था, लेकिन अब पता चला कि वो बेगुनाह थे, राजौरी से ताल्लुक रखते थे। इस तरह के वाकयात जो है बहुत सारे हुए हैं। जैसे मच्छिल में हुआ था, पथरीबल में हुआ था, फेक एनकाउंटर्स हुए। उसके बाद और कुछ की प्रोब भी हुई और पता चला कि ये फेक एनकाउंटर्स। तो इस सूरत हाल से कश्मीरी गुजर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि वो देखें और इनकी बाज़ाब्ता प्रोब करें, और जो भी जिम्मेदार है उसको सजा। मैडम बस आखिरी सवाल, पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है 2 ढाई साल से हुकूमत चेंज हो गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है। खान साहब के ने एक मतलब बैन अवी सतह पे कश्मीर का इशू को उठाया है। आप पाकिस्तान के इकदाम से बतौर बतौर कश्मीरी, पाकिस्तान के इकदाम जो कश्मीर के हवाले से हैं उससे मुतमईन हैं? देखिए, इमरान खान की दो चीजें जो हैं जिसको सराहना चाहिए। एक तो जब उन्होंने कहा कि भाई बंदूक से ये काम नहीं होगा, और ये पुरअमन तरीके से इस मसले का हल तलाश करना होगा, वो बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमने देखा है 30 बरसों में बंदूक से सबसे ज्यादा तबाही जो हुई है वो कश्मीर में हुई, और 1 लाख से जायद लोग जो हैं हलाक हो गए हैं, जिनमें बेशतर हमारे नौजवान, हमारे बच्चे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरह से उन्होंने मसले को उठाया और एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश की, उसकी सराहना की जा रही है। और कश्मीर में खास तौर से लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने जिस दिलेरी से, बर्दबारी से इस मसले को लिया है, उसको सराहना चाहिए। लेकिन आपको फिर ये भी देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आध लेक्चर करने से, और या 1 साल के बाद आज आप वो दोबारा लेक्चर कर रहे हैं, तो इस तरह से ये काम होने वाला नहीं है। इस पे बाज़ाब्ता से बहुत ही इंटेंसिव होमवर्क करना होगा, और इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है
कश्मीर में, उसको शामिल करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो भी इंटरनेशनल लॉबी की जा रही है, वो रटे हुए कुछ अल्फाज जो पिछले 70 साल से हैं वही आप लेके चल रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जो कुछ भी सिचुएशन है उसके बारे में उनको जीरो नॉलेज भी नहीं है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो जब भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स वगैरह जाते हैं बाहर के मुल्कों में और अपनी बात करते हैं, वो उनको सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मालूमात है जो पाकिस्तान को नहीं। तो इस पे मेरे ख्याल में मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है। यहाँ पे एक्सपर्टीज, नॉलेज और वो लोग जो इसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने वक्त नवाजा। अल्लाह हाफ़िज़।